हेलो 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 गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा, मैं ये एज्यूम करके चलता हूं, ठीक है ना। आज की वीडियो किस बारे में है? आज की वीडियो अगेन अनदर पार्ट है हमारे इस बहुत ही बेकार से चैप्टर का, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को क्या कराया था? पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड जितने केसेस हैं, मैंने उस पर दो क्वेश्चंस कराए थे। उन दो क्वेश्चंस में सारे केसेस कवर हो गए थे और मैंने कोशिश करी थी आधे घंटे के अंदर डिटेल में आपको बताऊं। और मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं जिस बच्चे ने वो वीडियो देखी होगी उसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली। सिमिलरली उसी नोट पे आज की जो वीडियो है वो हमारी किस बारे में है? टाइप टू। देखो, टाइप वन हमारा पिछली वीडियो में हो चुका है, अब टाइप टू हम लोग इस वीडियो में करेंगे, जिसके अंदर हम चार मेजर अकाउंट्स बनाना सीखेंगे जो फाउंडेशन है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। चार मेजर अकाउंट से मेरा मतलब क्या है कि जो अकाउंटिंग हम करते हैं इन द केस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, उसमें चार मेजर अकाउंट बनेंगे। कुछ केसेस में, कुछ बुक्स में पांच मेजर अकाउंट्स भी होते हैं। आप मोटे मोटे चार मान के चलिए, ठीक है ना। पांचवे को आप स्किप कर दो। पहला अकाउंट बनेगा हमारा क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। पहले अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। मैं कहूंगा रियलाइजेशन अकाउंट अगर आपको आ गया है तो आपको 80% चैप्टर आ गया है। 80% ऑफ द चैप्टर आपका यहीं पे कवर हो जाएगा। बाकी सब तो यहीं से डिराइव्ड वाले चैप्टर है। और जो बाकी अकाउंट है वो आपने पहले कर भी रखे हैं, कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ सारी जान जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में है। दूसरा अकाउंट बनेगा लोन बाय पार्टनर अकाउंट का। यह अकाउंट भी तब बनेगा जब ऐसी चीज एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। लोन बाय पार्टनर अकाउंट का मतलब क्या है? देखो, लोन बाय पार्टनर का मतलब है पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म के लिए क्या होगा? लाइबिलिटी होगा। और फर्म के लिए लाइबिलिटी है तो कहां पे अपीयर करेगा? वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में अपीयर करेगा। क्या बात समझ आ रही है? तो जैसे ही आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में नजर आ जाए कि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो आप तुरंत उसका एक छोटू सा अकाउंट बनाओगे, 3 से 4 लाइन का मुश्किल से बनेगा, और वो अकाउंट आप क्लोज कर सकते हो। देन तीसरी चीज आती है हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बचपन से बनाते आ रहे हैं, आप इस बार भी उसी तरीके से बनाएंगे। सिर्फ लास्ट में चेंज हो जाएगा। जो लास्ट में टू बैलेंस सीडी हुआ करता था, क्लोजिंग बैलेंस हम लोग निकालते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, अब वो टू बैलेंस सीडी नहीं रहेगा। वहां पे टू बैंक करके आप क्लोज कर दोगे, रफा दफा कर दोगे, क्योंकि आपको पता ही है अब फर्म आगे कंटिन्यू तो होनी नहीं है। तो भैया इस साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बनाने के मकसद से तो हम काम नहीं कर रहे हैं। हमें सिंपली क्या करना है? इस साल पे करके सब कुछ खत्म कर देना है। एंड लास्ट अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट उर्फ बैंक अकाउंट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन की पहचान क्या होती है? आपने सही किया है या नहीं किया है। अगर आपका कैश और बैंक अकाउंट लास्ट में बैलेंस हो जाता है, आफ्टर पुटिंग क्रॉस पुटिंग द आइटम्स विच यू हैव पुट इट इन द प्रीवियस अकाउंट्स, अगर आपका कैश या बैंक अकाउंट लास्ट में बैलेंस हो जाता है, देन मुबारक हो, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन एक नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको समझाता हूं मैं। सबसे पहले किस अकाउंट की बात करेंगे? हम बात करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की। तो जरा देखना, रियलाइजेशन अकाउंट भाई मैं अगेन कहूंगा इस चैप्टर की जान है। और सिर्फ इस अकाउंट को समझाने के लिए मैंने ये देखो मैंने कितना सुंदर सा बनाने की कोशिश करी है कि आपको पूरा का पूरा समझ आ जाए। प्लीज अपने जितने सेंस ऑर्गन्स हैं, पांच, मेरे ख्याल से पांच सेंस ऑर्गन भगवान ने दिए हैं, छठा हमें खुद डेवलप करना पड़ता है। तो अपने सिक्स सेंस को भी एक्टिव कर लो और उतना ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आपने ये कर लिया, मैं कह रहा हूं कि ये चैप्टर आपके लिए हलवा हो जाएगा, मजाक बन के रह जाएगा, ठीक है ना। आइए जरा समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी। क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी। बैलेंस शीट में आपकी ये साइड लाइबिलिटी साइड होती है और ये साइड आपकी असेट साइड होती है। ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। लाइबिलिटी साइड में तमाम आइटम होते हैं। तमाम आइटम के नाम क्या हैं? ये सारे आइटम्स बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के हैं। सिमिलरली बैलेंस शीट की असेट साइड में ये आइटम्स आपको दे रखे होंगे। अब आपको क्या करना होगा? स्टेप वन जो होगा, बैलेंस शीट में कुछ ऐसे आइटम होंगे जिन्हें आपको क्रॉस पोस्ट करना होगा। जिन्हें आपको क्रॉस पोस्ट करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, यानी आपको ट्रांसफर करना होगा उन अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। कौन से आइटम होंगे वो, उनकी जरा बात करते हैं। ध्यान से देखना, मैंने यहां पे कलर्स के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी है। कौन कौन से? देखो, ये जो रेड कलर में जितने आइटम है ना बेटा, सिर्फ ये वाले आइटम्स को आप क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डालोगे। अच्छा, आपके जो ब्लैक में आइटम दे रखे हैं, ये जो ब्लैक कलर में आइटम दे रखे हैं, ये सारे आइटम आपके किस अकाउंट में जाएंगे? रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे, ये आपके जाएंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। मैं आपको मेंशन कर देता हूं, आप इसे देखो, आप इसे लिख लो एक बार। जैसे ये देखो, ये जितना आपको दे रखा है, ये देखो, ये आपको दे रखे हैं ये। हाँ, इसे हम लोग किस अकाउंट में डालेंगे? इसे हम लोग डालेंगे
कैपिटल अकाउंट में। अगर हम इसे कैपिटल अकाउंट के अंदर पुट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर तो पुट कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो चीज कैपिटल अकाउंट में जा रही है वो चीज हमारी रियलाइजेशन में नहीं आएगी। देन फिर उसके बाद ब्लैक कलर की चीजों को तो मैंने बता दिया। फिर बारी आती है इसकी, कैश एंड बैंक अकाउंट। ये कहां पे जाएगा? जो हम फोर्थ अकाउंट बनाते हैं हमारा, जिसको हम क्या कहते हैं, कैश या बैंक अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट जो भी, उस अकाउंट का ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, तो रियलाइजेशन में ये भी नहीं जाएगा। देन उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर आपको यहां पे दिया हुआ होगा, ये रहा पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो ये भला हमारा कहां पे जाएगा? ये भी हमारा सेपरेट लोन अकाउंट में जाएगा, जो सेकंड अकाउंट मैंने आपको बताया था। तो देखो, लोन बाय पार्टनर अकाउंट, लोन बाय पार्टनर अकाउंट में जाएगा। और देखो, आपको कुछ नहीं करना, याद करने का तरीका क्या है, इन सारे आइटम्स को स्किप कर दो, इन सारे आइटम्स को छोड़ के अगर कोई भी आइटम बचता है तो वो आप रियलाइजेशन अकाउंट में डाल सकते हो। अब आपको कंफ्यूजन हो रही है कि सर ये आप रटवा रहे हो, ये इसका लॉजिक क्या है? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है बेसिकली? देखो, रियलाइजेशन अकाउंट आप समझ लो, डिसोल्यूशन में क्या होगा। डिसोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे फर्म बंद होने जा रही है। फर्म बंद होने का मतलब क्या है कि जितनी भी फर्म की असेट्स हैं उनको बेचो, उन्हें बेच के आपके हाथ में कुछ पैसे आएंगे। अब उन पैसों को आप क्या करोगे? सबसे पहले कॉमन सेंस आपका क्या कहता है कि जो आपकी लाइबिलिटीज है आप उनको पे ऑफ करोगे। आप अपनी लाइबिलिटीज को, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है, आप उनको पैसे पे करोगे। जैसे क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल हो गए, अगर बैंक से कोई लोन लिया है वो हो गया। अच्छा, ये जो आप असेट्स बेच के जो पैसा आ रहा है और लाइबिलिटीज को जो पे कर रहे हो, ये जो आउटसाइडर्स के लिए जो आपने चीजें बनाई है, इस अकाउंट को हम कहेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। इस अकाउंट को हम कहेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ये मेरे पेंसिल का चार्जिंग खत्म, तब तक हम बात कर लेते हैं। 1 मिनट के अंदर ये चार्ज भी हो जाएगी। हाँ, क्या बात समझ आई? रियलाइजेशन अकाउंट किस चीज के लिए बना रहे हैं? असेट्स बेचेंगे, इसमें जितनी हमारी असेट्स है जो मार्केट में बेची जा सकती है। असेट साइड में बेटा बहुत सारे आइटम्स होते हैं। देखो, असेट साइड में इतने सारे आइटम हैं, बट एक बात बताओ, क्या कैश एंड बैंक को आप बेच सकते हो? कैश एंड बैंक को बेच सकते हो? भाई वो ऑलरेडी कैश और बैंक है, उसे बेच के क्या मिलेगा आपको? डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे अलग बात है कि 500 का नोट के बदले 400 रुपए तुम्हें 100 के नोट मिल रहे थे, ऐसा उस टाइम की बात थी। अदरवाइज कैश एंड बैंक को बेचना मुश्किल है। सिमिलरली अगर मैं बताऊं, यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, क्या आप इसको बेच सकते हो? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या इसको सेल कर सकते हो? नहीं यार, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पी&एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ये सारे के सारे हमारे क्या है? फिक्टिशियस असेट है। दीज असेट्स आर नॉट मेंट टू बी सोल्ड इन द मार्केट। आप इसे मार्केट में नहीं बेच सकते। आप कौन सी असेट्स को मार्केट में बेच सकते हो? आप ये देखो, रेड में जो लिखी है, आप लैंड एंड बिल्डिंग को बेच सकते हो, आप प्लांट एंड मशीनरी को बेच सकते हो, डेटर्स को बेच सकते हो, आप अपनी गुडविल बेच सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है? इस गुडविल का ध्यान रखना। आज तक आप जो भी करते आ रहे थे चैप्टर, उसमें गुडविल के साथ पता है क्या हो रहा था? गुडविल को राइट ऑफ कर दे रहे थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालते थे, याद है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब आपको वो नहीं करना, आप इसे रियलाइजेशन अकाउंट में डालोगे और अपनी गुडविल को बेचोगे। इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, और भी नाम हो सकते हैं, और नाम देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार, ये असेट मार्केट में सोल्ड की जा सकती है। क्या बात समझ आ गई है? आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। सिमिलरली अब लाइबिलिटी साइड में आप सारी चीजें जो हैं वो उनको आप पे तो नहीं करोगे, इसलिए आप ध्यान से देखना, लाइबिलिटी साइड में आपको कौन सी चीजों को पेमेंट करनी होगी। अगर आपने कैश क्रेडिट लिया हुआ है, बैंक कैश क्रेडिट देता है ना, तो आपको उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर बैंक ने कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है तो आपको उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। बैंक ने अगर कोई लोन दे रखा है, बैंक अलग अलग नाम से आपको उधार देता है, वो कैश क्रेडिट दे सकता है, वो आपको लोन दे सकता है, वो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकता है। तीनों केसेस में आपको बैंक को पैसे पे करने पड़ेंगे। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर कोई है तो आप उनको भी पे करोगे। बिल्स पेबल अगर आपका कोई है तो आपको उन्हें भी पे करना पड़ेगा। क्रेडिटर अगर आपके कोई है, आप उनको भी पे करोगे। फिर आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। सर प्रोविजन को थोड़ी ना हम पे करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं पे करते हैं, बट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डोंट यू थिंक डेटर अगर हमारा रियलाइजेशन में आ रहा है, डेटर हमारा रियलाइजेशन में अगर आ रहा है, हम उसे सोल्ड कर रहे हैं, तो भाई उससे रिलेटेड प्रोविजन भी हमें मैंडेटरीली ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां पे? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। क्या बात समझ आ रही है? तो जो जो आइटम, ये देखो, ये जो आइटम मैंने रेड के अंदर दे रखे हैं, आपको इन्हें क्या करना पड़ेगा? आप इन्हें क्रॉस पोस्ट करोगे। इधर के आइटम इधर जाएंगे, इधर के आइटम इधर जाएंगे। किस वैल्यू पे जाएंगे? जो वैल्यूज आपको बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है, बुक वैल्यूज, उसी वैल्यू पे आपको ट्रांसफर करना होगा। इस बात को भी समझ लो। यानी कि देखो, कुछ नहीं करना, बिल्कुल रटी रटाई बात है। लाइबिलिटी साइड से जो भी वैल्यूज आपको दे रखी होंगी, यहां तक तो आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट मारना है।
जो जो चीजें देखो ट्रांसफर हो सकती हैं, उधर इधर से इधर गया, ये चीज इधर से इधर आया। देन उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप सिर्फ इतना समझ लो, ठीक है ना। अब जरा देखना, मैं अभी ये जो पॉइंट हुआ है ना, पहले क्वेश्चन में इस स्टेप तक मैं आपको कराने की कोशिश करता हूं, देन ये जो बचा हुआ आगे का है वो उसको बाद समझाऊंगा, तब आपको बेटर समझ आएगा। क्योंकि अगर मैंने एक साथ पूरा टॉपिक समझा दिया और क्वेश्चन फिर कराने जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि थोड़ा लंबा सफर है, हम टुकड़ों में अगर निपटाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। आओ, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये देखो क्वेश्चन क्या है आपको, आई होप पूरा ये नजर तो आ रखा होगा, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। हाँ, आओ जी, मैं बना रहा हूं रियलाइजेशन अकाउंट। अब आओ जरा सुनो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। शांति एंड सत्या, शांति एंड सत्या वर पार्टनर्स इन अ फर्म, बहुत पतला हो गया यार, तो शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:1, 4:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो दे रखी है इनके बीच की। ऑन 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013 की इनकी बैलेंस शीट दे रखी है एज फॉलोइंग। ये रिलायबिलिटी साइड, यार नहीं नहीं, ये रिलायबिलिटी साइड, ये रही हमारी असेट साइड। देन उसके बाद लाइबिलिटी साइड में कई सारे आइटम दे रखे हैं, असेट साइड में कई सारे आइटम दे रखे हैं, और इसके बाद एक लाइन लिखी हुई है, ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, इसी डेट पे फर्म डिसॉल्व हो गई। अब इसके आगे की कहानी, ये जो पॉइंट्स आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है अभी मैं नहीं आपको पढ़ा रहा। अब इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैसे हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में वो देखते हैं। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको फॉर्मेट अगर आपने लिख लिया है तो आपको पता होगा, ध्यान से देखना। क्रेडिटर्स क्या रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे? बिल्कुल होंगे। कैसे होंगे जरा देखना, क्रेडिटर्स मैंने दे रखा था ना आपको, ये देखो क्रेडिटर्स हमारा रेड में लिखा हुआ था, तो क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा। इनमें से जो भी आइटम होगा सिर्फ वो ट्रांसफर हो जाएगा, अगर आपको इनमें से कोई भी आइटम दिखता है तो वो ट्रांसफर नहीं होगा, इस बात को याद रखना। यानी कि देखो ये जो ऊपर के आइटम्स हैं ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे, इसके अलावा कुछ भी होगा वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पार्टनर्स पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी नहीं आएगा, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। कोई भी रिजर्व, सारे के सारे रिजर्व्स हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे, एक्सेप्ट डब्ल्यूसीआर एंड आईएफआर। डब्ल्यूसीआर हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को छोड़ के बाकी सारे रिजर्व्स हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। डब्ल्यूसीआर और आईएफआर से रिलेटेड मैं आपको एक नोट लिखवाऊंगा, उसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, अभी फिलहाल के लिए आप भूल जाओ, बिल्कुल ठीक है ना। देन असेट साइड में भी ये जो आइटम्स आपने देखे हैं आपको पता होगा कि ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। ये जो पहली तीन चीजें हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर पार्टनर करंट अकाउंट, अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस था जब वो कैपिटल अकाउंट में गया तो यहां पे डेबिट बैलेंस है तो वो भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लोन टू पार्टनर, हमने पार्टनर को लोन दिया है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, इसलिए वो असेट साइड में आ रहा है, तो लोन टू पार्टनर भी हमारा कहां पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, नॉट टू द रियलाइजेशन अकाउंट। कैश एंड बैंक का मैंने बता दिया है आपको कि वो कैश एंड बैंक अकाउंट में जाएगा, और पार्टनर्स लोन अकाउंट जो है वो लोन बाय पार्टनर अकाउंट में जाएगा, नॉट इन रियलाइजेशन अकाउंट। तो आइए जरा अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमने क्रेडिटर्स को कहां डालना है, देखो क्रॉस पोस्ट होगा, इस साइड आएगा, तो इस साइड में आप लिख दो सिंपली बाय क्रेडिटर्स। बाय क्रेडिटर्स कितने के हैं, 45,000 के, 45,000 के क्रेडिटर्स आ गए। इसके बाद देखना जरा और कोई चीज दे रखी है क्या, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, एक सेकंड के लिए अभी इसको एक्सक्लूड कर दो। सत्यास करंट अकाउंट नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, मैंने बता रखा था, ब्लैक में लिखवा रखा है, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। फिर कैपिटल अकाउंट बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो कैपिटल अकाउंट में जाने के लिए है। फिर असेट साइड में आ जाओ, कैश और बैंक आपका जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि उनका कैश और बैंक का सेपरेट अकाउंट बनता है, वो उसमें जाएगा, रियलाइजेशन में नहीं जा सकता। रियलाइजेशन में सिर्फ वो जाएंगे जो एक्चुअली बिक सकते हैं, जिन्हें बेचा जा सकता है, जैसे कि डेटर, डेटर जाएगा, स्टॉक जाएगा, फर्नीचर जाएगा, मशीनरी जाएगा। शांति करंट अकाउंट नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो कैपिटल में जाएगा। तो जो जो जाएंगे, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी।
टू डेटर, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू मशीनरी। हाँ जी, हाँ इतनी बात समझ आई। अच्छा अमाउंट डाल दें, ये है 60, 85, 1 लाख, 130। ये लो, मैंने यहां की चीजें क्रॉस पोस्ट कर दी, इधर की चीज इधर डाल दी, इधर की चीज इधर डाल दी। 2 बार क्रॉस पोस्ट होगा, अभी देखना, एक बार ऐसे किया फिर एक बार ऐसे होगा, यानी कि एक बार ऊपर का इधर इधर फिर इधर का इधर होगा। क्या होगा अभी बताता हूं। अब आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं इस बारे में। फिर उसके बाद समझते हैं। अच्छा एक चीज मैंने आपको सिर्फ नहीं बताई, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड वो आपका डब्ल्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा या रियलाइजेशन में। एक सिंपल सी बात समझना, अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या रिजर्व से रिलेटेड नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई क्लेम दे रखा है, वो जो था ना क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, अगर क्लेम दे रखा है तो आप उसे रियलाइजेशन अकाउंट में डाल सकते हो। अगर क्लेम नहीं दे रखा है तो आप रियलाइजेशन में नहीं डालोगे, उसे नॉर्मल रिजर्व की तरह ट्रीट करोगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालोगे। याद रखना इस बात को, यहां पे नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में देयर इज नो क्लेम रिलेटेड टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, देयरफॉर वी विल नॉट ट्रांसफर वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड टू द रियलाइजेशन अकाउंट, इंस्टेड वी विल ट्रांसफर इट टू द कैपिटल अकाउंट। बात समझ आ गई है? आई होप समझ आ गई होगी। देन आइए अगला, यहां तक का तो सफर मैंने आपको करा दिया, अब आगे के सफर की बात करते हैं। Once you have transferred the assets and the liabilities to the realization account, अब आप क्या करोगे, रियलाइजेशन को एक मशीन की तरह मान लो, आपने उसमें अपनी एसेट एंड लाइबिलिटीज डाल दी। अब मशीन में डाल के भाई क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, यानी कि अब आप असेट्स को बेचोगे। अब आप असेट्स को बेचोगे, असेट्स बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, असेट्स को बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा। जब भी पैसा आता है तो आप क्या करते हो, बाय बैंक अकाउंट करते हो। इतनी बात तो पता होगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट होता है और जो भी चीज डेबिट होती है उसे बाय साइड में लिखते हैं जब लेजर हम बनाते हैं। तो देखो जब ये असेट्स जब सोल्ड होंगी तो आप देखो कहां लिखोगे, बाय बैंक या कैश, जितने की असेट्स रियलाइज हुई हैं। तो आप जरा देखना, इसको मैं ऐसे बताता हूं, थोड़ा सा ऐसे वाला ले लेते हैं। देखो ये इधर का इधर, हाँ थोड़ा सा ऐसे समझ आ रहा है। मतलब ये जो असेट्स हैं, और ये पॉइंट कहां दे रखे होंगे कि असेट्स हमारी जो बिकी हैं वो कितने की बिकी हैं, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दे रखा होगा कि आपकी असेट्स क्या होंगी, कितने की बिकी हैं, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा, सब कुछ दे रखा होगा। तो जो देखो असेट्स यहां पे जो आपकी आई थी, आप उनको जब अगर सोल्ड करोगे तो बाय बैंक या कैश कुछ भी लिखो, और असेट्स का नाम देखो, 2 तरीके हैं आपके, या तो आप क्या करो एक बार में ही बाय बैंक और कैश लिखो और उसके अंदर जितनी असेट्स बिकी हैं उनके नाम लिख के इनर कॉलम में जितने की बिकी है वो लिख लो, और जितने की टोटल बिकी है उन टोटल अमाउंट करने के बाद बाहर उसका टोटल लिख दो। दूसरा तरीका क्या है कि आप हर असेट का जितने की बिकी है अलग अलग बाय बैंक लिख दो। यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग आपकी बिकी है तो आप क्या करोगे, इसके लिए बाय बैंक लिख दोगे, बाय बैंक ब्रैकेट में लिख देना लैंड एंड बिल्डिंग और उसके बाहर अमाउंट कर देना। फिर मशीनरी के लिए भी आप बाय बैंक लिखोगे, ब्रैकेट में लिख देना कि मशीन बिकी है और अमाउंट बाहर लिख देना। ये भी एक तरीका है, वो थोड़ा लंबा तरीका होता है, बट अगर आपको वो कन्वीनियंट लगता है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा दूसरी चीज, अब मेरी एक बात समझना, मान लेते हैं कोई असेट थी, उस असेट का नाम क्या था, मान लेते हैं बिल्स रिसीवेबल था, वो असेट थी। बिल्स रिसीवेबल मार्केट में लेट सपोज सोल्ड नहीं हो पाई, बिल्स रिसीवेबल नहीं, कोई और एग्जांपल ले लो, एक कार थी, एक गाड़ी थी फर्म के पास, एक कार थी, वो मार्केट में सोल्ड नहीं हुई, मार्केट में सोल्ड नहीं हुई, तो एक पार्टनर ने बोल दिया कि यार वैसे ही मेरा बच्चा काफी दिनों से जिद कर रहा था कि पापा कार ले लो कार ले लो, एक काम करो ये कार मैं घर पे लेके चला जा रहा हूं। यानी कि पार्टनर कह रहा है कि असेट मैं लेके चला जा रहा हूं। अब पार्ट देखो, असेट अगर जो हमारी कार है अगर वो हम बेचते, मार्केट में बेचते, तो बाय बैंक होता, तो बाय बैंक होता या कैश होता। बट अब वो कार पार्टनर लेके जा रहा है तो हम बाय बैंक तो कर नहीं सकते हैं। व्हाट वी विल डू, हम कहेंगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, और आपका अमाउंट यहां पे आ जाएगा। यानी कि अगर आपकी असेट बिक गई तो बाय बैंक कर देना, नहीं बिकी पार्टनर लेके गया है तो बाय पार्टनर, जिस पार्टनर लेके गया है उसका नाम कैपिटल अकाउंट।
क्या बात समझ आ रही है? देन अब हो सकता है कई बार आपके कुछ अनरिकॉर्डेड असेट्स हो। अनरिकॉर्डेड असेट का मतलब क्या होता है? वो असेट जो बैलेंस शीट में आपने रिकॉर्ड ना करी हो। यहां पे देखो, यहां पे ये देखो, ये सारी एसेट्स के नाम दे रखे हैं और अमाउंट दे रखे हैं। मान लेते हैं हमारे डेटर कितने के थे, 1 लाख रुपीज के थे, मान लेते हैं। अभी मुझे लगा था मेरे डेटर्स 1 लाख के हैं। अब यार फर्म ना डिसॉल्व हो रही थी। अब फर्म का बंद होना कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं। तो मैं, अब पार्टनर था, मैं बड़ी टेंशन में ना ऐसे रोड से गुजर रहा था। तब तक एक बंदा मिला, कह रहा है और भैया क्या हाल है। मैंने कहा ठीक है यार, मतलब क्या क्या काम है बताओ जल्दी। तो कह रहा है आपने पहचाना नहीं। मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं पहचाना। कह रहा है अरे भैया आपने, मुझे याद है आज से 2 साल पहले आपने मुझे 5 लाख रुपए का सामान उधार पे दिया था। मैंने कहा नहीं यार ऐसा याद तो नहीं आ रहा। कह रहा, मैंने फिर बोला, मैंने कहा बोल बोल। कह रहा भैया आज ना वो मेरे पास काफी पैसे आ चुके हैं और मैं चाहता हूं कि मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूं। मैंने कहा एक बात बता यार, मैंने तेरे को एज डेटर, मैंने तेरे को उधार पे सामान बेचा है, मैंने तेरे को एज डेटर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही नहीं करा है। उसने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है, आपका डेटर तो हूं भाई साहब, मैं आपका कर्जदार हूं, मुझे आपको पैसे देने हैं। मैंने कहा इसका मतलब तुझे पता है तू क्या है? तू रिकॉर्डेड डेटर डेटर नहीं है, तू मेरी अनरिकॉर्डेड असेट है। तू मेरी अनरिकॉर्डेड असेट है जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं कर रखा। अब अनरिकॉर्डेड असेट से अगर आपको पैसे मिलते हैं, उसने 5 लाख रुपए का चेक दिया और मुझे दे दिया कि भैया ये ले जाओ और आपकी फर्म अब अच्छे से तरीके से आराम से डिसॉल्व हो जाएगी। मैंने कहा थैंक यू सो मच यार। यानी कि अनरिकॉर्डेड असेट जो है, अगर वो आपसे पैसे, उससे आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप क्या करोगे? सिंपली आप जैसे बाकी असेट्स को आप बाय बैंक करके पैसे ले रहे थे, सिमिलरली यहां भी बाय बैंक अकाउंट कर देना और अनरिकॉर्डेड असेट हो जाएगा। और कभी कभी हो सकता है कि अनरिकॉर्डेड असेट कोई पार्टनर लेके चला जाए, अनरिकॉर्डेड असेट कोई पार्टनर लेके चला जाए। तो जैसे बाकी असेट के केस में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख के असेट टेकन ओवर में था, वैसे अनरिकॉर्डेड असेट भी अगर पार्टनर ले जाएगा तो हम बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। क्या बात समझ आ गई? आई होप समझ आ गई होगी। देन हम आते हैं इस साइड में, टू साइड में। देखो आपकी ये लाइबिलिटीज है, ये तमाम लाइबिलिटीज है। सिर्फ आप किसको छोड़ दो, प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है। इतना मैं उम्मीद करता हूं कि आप में सेंस होगा कि आपको यह बात पता होगी कि प्रोविजन को आप पैसे पे नहीं कर सकते। प्रोविजन कहने को लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है, बट एक्चुअली आप इसे पैसे पे नहीं कर सकते यार। प्रोविजन तो हमने ही कुछ पैसा साइड में करा हुआ है कोई अनफोर्सीन लाइबिलिटी से बचने के लिए। तो एक बात बताओ, आप प्रोविजन के लिए पैसे पे कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो प्रोविजन को छोड़ के बाकी जो लाइबिलिटीज हैं, आप उनको क्या करोगे? पैसे पे करोगे, क्योंकि भाई वो लाइबिलिटीज है आपकी। वो कहेंगे मालिक मेरे को पैसे दो, आपने मुझसे उधार पे सामान लिया था, आपने मुझसे लोन लिया था, एंड सो ऑन। मैंने कहा थम जाओ, थम जाओ। असेट बेची है, वहां से पैसा आया है, अब तुमको पैसा दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? टू कैश। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी टू बैंक या टू कैश होता है तो क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है ना। ये देखो मैं आपको यहां पे लिखवा के देता हूं, ये देखो, ये रहा, इधर से इधर, ये रहा, ये। इतनी बात समझ आई? यानी कि ये जो लाइबिलिटीज को जब आप पे करते हो तो टू बैंक और कैश करोगे, लाइबिलिटीज पेड आई ऑलरेडी मेंशन्ड। सेंट्री क्रेडिटर्स को जितना अमाउंट पे किया है वो लिख देना, बिल्स पेबल को जितना अमाउंट पे किया है वो लिख देना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को जितना पे किया है वो लिख देना, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। मोस्टली 99% केसेस में यही नाम आएंगे, इनके अलावा कोई नाम नहीं आ सकते। अगर कोई आ गया सैंपल पेपर में, मेरे जब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, अगर तब मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, आप समझ जाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। मैंने आपको सिर्फ बता रखा है ना, वो जो ऊपर आइटम्स मैंने छुड़वाए थे ना आपको, वो जो ब्लैक में लिखा था और पिंक में लिखा था और आई थिंक ग्रीन में लिखा था, उसके अलावा सारे आइटम्स, आप उसके अलावा कोई भी आइटम आएगा वो रियलाइजेशन में आएगा और आपको उसे पे करना होगा। ठीक है, फिर आइए। अच्छा अब जरा समझते हैं, ये तो एक बार टू बैंक हो गया। अच्छा कुछ हमारे पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं जिसे फर्म पे करती है। तो आप अगर फर्म ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए होते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती थी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां भी देखो एंट्री, लेजर बनाना आता है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। जब भी एंट्री पोस्ट करते हो तो देखो ना, ये तो ये तरीका यार, मैं इसको क्या बता रहा हूं। अगर रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो तो बैंक को आप टू साइड में लिखोगे, जब बैंक अकाउंट बनाओगे तो रियलाइजेशन को बाई साइड में लिखोगे। इस चीज में मैं डिटेल में बात करूंगा आगे, अभी फिलहाल के लिए इसको थोड़ा छोड़ देते हैं क्योंकि सिर्फ लेजर्स कर रहे हैं, जर्नल एंट्री में भी आपको नहीं करा रहा। फिर उसके बाद थर्ड कैटेगरी, जो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, उसमें यही सब चीजें मैं बताऊंगा, कुछ जुगाड़ आपको बताऊंगा कि कैसे आप जर्नल एंट्रीज बड़ी इजीली कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हमारा
हमारे जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे फर्म के, अगर वो पार्टनर पे कर देता था तो हम क्या करते थे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते थे, लाइबिलिटीज पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। फिर उसके बाद सॉरी, मैं क्या एक्सपेंसेस की बात कर रहा था, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। सिमिलरली एक बात बताओ, जब पार्टनर कोई असेट लेके जाता था तो हम बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर देते थे, पर अगर पार्टनर ने हमारी कोई लाइबिलिटी पे कर दी तो डोंट यू थिंक हमें टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट करना चाहिए? दैट्स व्हाट वी विल डू। अगर हमने खुद पे किया होता तो हम टू कैश या बैंक करते, बट हमने नहीं पे किया, हमारे पार्टनर ने पे किया, तो हम उसको पे करेंगे ना बाद में। और जब भी पार्टनर को कुछ पे करना होता है हमें, या हमें कुछ देना होता है पार्टनर को, तो हम क्या करते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं उसकी कैपिटल अकाउंट को, लाइबिलिटीज पेड बाय पार्टनर। एंड ये सब कुछ करने के बाद अगर वही बच्चों वाला जैसे रिवैल्यूएशन में आपने करा था, इफ योर क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन योर डेबिट साइड, देन जो बैलेंसिंग बचती थी वो आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता था, यहां पे रियलाइजेशन प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से तो आपका रियलाइजेशन लॉस आ जाएगा। और ये जो लॉस और प्रॉफिट है, आप इसे जो आपकी ओल्ड रेशियो है, अब इसमें ओल्ड और न्यू जैसा तो कुछ है नहीं, फर्म बंद होने वाली है, जिस दिन डिसोल्यूशन हो रहा है उस दिन जो भी रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रखी है उस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। रेशियो नहीं दे रखी तो वही बचपन का प्यार याद करना कि इक्वल रेशियो में बांटोगे, 1:1 में, ठीक है ना। अब आओ इस क्वेश्चन को जरा मैं कराऊं आगे, जरा ध्यान से समझना, अब तुम्हें मजा आएगा। फॉर्मेट अगर तुमने लिखा नहीं है, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, बैक करो वीडियो को, दोबारा से वो फॉर्मेट एक बार लिख लो, ठीक है ना। मेरे लिए मुश्किल हो जाता है बार बार ऊपर नीचे करने में, तुम्हें भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। इसलिए अगर तुम फॉर्मेट लिख लोगे तो मैं तुरंत आपको लिंक करा दिया करूंगा, ठीक है ना। और रियलाइजेशन अकाउंट का वो फॉर्मेट एकदम होलसम है, उसके अलावा आई डोंट थिंक कि आने की कोई रिक्वायरमेंट होगी इससे ज्यादा की 99% क्वेश्चंस आपके उसी से सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। आ जाओ, अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, शांति टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक। अरे यार पहले तो इसे मिटा है। कह रहा है शांति टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू। यानी कि ध्यान से सुनना, स्टॉक कितने का था, स्टॉक ये रहा, स्टॉक है 85,000 का, स्टॉक दे रखा है 85,000 का, 85,000 इज द स्टॉक। अब 85,000 के स्टॉक के साथ क्या हुआ, शांति ले गई 40% स्टॉक। अच्छा 85,000 का 40% कितना हो जाएगा, इसका 40% निकालना एक बार यार, प्लीज तुम मत करना, मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे वीडियो लंबी नहीं करनी है, ठीक है ना। तुम कैलकुलेटर यूज मत करना वरना बिल्कुल पाप पड़ेगा तुम्हें बहुत ज्यादा। अरे 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 कैलकुलेटर क्या कर रहे हो यार। दिस इज 85,000 का 40%, 34,000, यानी कि 34,000 की बुक वैल्यू का स्टॉक लेके गई है कौन, शांति, एट 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू। और उसने कहा कि भाई मैं 34,000 में नहीं लेके जाऊंगी, 10% लेस वैल्यू पे ले जाऊंगी, यानी कि माइनस कर दूंगा 10%। किसका 10%, ऑब्वियस सी बात है 34,000 का ही 10% करेंगे ना, 85,000 से कोई लेना देना नहीं है। 85,000 में से अगर वो 34,000 का स्टॉक ले जा रही है तो डिस्काउंट अगर वो मांग रही है तो 34,000 का 10%, यानी कि 3400 का डिस्काउंट ले लिया उसने, तो वैल्यू कितनी बची, माइनस कर देंगे 3400, तो ये आ जाएगा 30,600 रुपए, यानी कि 30,600 रुपए में शांति लेके गई है। अच्छा कितने का स्टॉक ले गई है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब 34,000 का स्टॉक लेके गई है, बुक वैल्यू वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने में लेके गई है वो इंपॉर्टेंट है। ये बात, ये जो मैंने स्लैंग बोला है ना, ये इंपॉर्टेंट है। वो जो त्रिपाठी जी बोलते हैं ना, वो कौन है, अखंडानंद त्रिपाठी, कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो गाली सी देते हैं ना, इंपॉर्टेंट ये है कि वो हमारे बेटे हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि कितनी वैल्यू का स्टॉक वो लेके गई है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने में लेके गई है वो इंपॉर्टेंट है। तो 30,600 में लेके गई है असेट, पार्टनर असेट लेके जा रहा है, तो देखना क्या करते थे हम लोग, करते थे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर असेट लेके जा रहा है तो यहां पे क्या कर देंगे, हम लिखेंगे बाय शांति, नाम लिखना है पार्टनर का, बाय शांति कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देना क्या लेके गई है, ये स्टॉक लेके गई है, कितने में लेके गई है, 30,600 में लेके गई है। समझ में आया क्या। उसके बाद
एंड द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 40,000। रिमेनिंग स्टॉक कितने का होगा यार, देखो ना 40% है तो ये 60% बचा होगा। रिमेनिंग स्टॉक अगर मैं बताऊं तो 51,000 का स्टॉक था, जो वो हमने कितने का सोल्ड कर दिया, 40,000 का सोल्ड कर दिया, 40,000 का सोल्ड कर दिया। अगेन कितने का स्टॉक है ये मैटर नहीं करता, कितने में बेचा, 40,000 में बेचा है ना, आप क्या कर दो, बेचा है ना, तो बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना स्टॉक 40,000। देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर रियलाइज्ड 80,000 रुपीज। ये फर्नीचर रियलाइज मतलब सोल्ड, बेच के कितना पैसा आया, फर्नीचर बेच के हमारे पास आया है 80,000 रुपए। अब तुम्हारे मन में ये नहीं आना चाहिए अरे सर यहाँ तो फर्नीचर 1 लाख रुपए का 80,000 का बेचा, ये 20,000 का लॉस कहां जाएगा भाई। लास्ट में जो रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस आएगा ना, उसमें वो सब कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बनेगा वो वहां पे आ जाएगा। तुम्हें हर स्टेप पे लॉस या प्रॉफिट नहीं देखना, तुम्हें एक ही बात से मतलब होना चाहिए कितने का बिका है, कितने प्रॉफिट में बिका है, कितने लॉस में बिका है, डोंट थिंक अबाउट इट, ठीक है ना, फंस जाओगे वरना। 80,000 का बिका है ना, पैसा आया है ना, तो बाय बैंक, बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखना मत भूलना, फर्नीचर, अरे यार मैं खुद ही अमाउंट भूल गया, 80,000 है ना, हाँ 80,000। देन उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट क्या है, एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी, उसे हमने सोल्ड किया, 20,000 आए, सोल्ड किया तो पैसा आया, पैसा आया तो बाय बैंक हो जाएगा, बस बाय बैंक, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, ये हो जाएगा 20,000 रुपए। लो जी मैंने ये भी लिख दिया। फिर मशीनरी वॉज सोल्ड, ओए होए ये वाला पॉइंट देखना, मशीनरी वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 60,000। ध्यान से सुनना, मशीनरी वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 60,000, ये नहीं बोला कि 60,000 में बिकी है मशीन, ये लिखा है कि 60,000 के लॉस से बिकी है। भला कितने की बिकी, हमें तो ये निकालना है ना कितने पैसे आए हमारे पास। तो मशीन कितने की दे रखी है, मशीन ये देखो आपको दे रखी है 1,30,000 की, रुको, मशीन दे रखी है आपको 1,30,000 की, 1,30,000 की चीज को अगर आप 60,000 के लॉस पे बेच रहे हो तो कितने की आपने बेची होगी, ऑफकोर्स सी बात है आपने उसे 70,000 का बेचा होगा। तो हमारी जेब में पैसे कितने आए, बाय बैंक अकाउंट 70,000 रुपीज। क्या नाम है, क्या नाम है इसका, मशीन बेची है ना शायद, हाँ मशीन है, तो भाई मैंने लिख दिया। देन उसके बाद अगली चीज, डेटर्स रियलाइज 55,000। अब डेटर्स से पैसा मिला 55,000 बाय बैंक, बाय डेटर जिसके मन में आ रहा है ना, जैसे मेरे मन में आया मार लगाएगी उसकी, ठीक है ना, बाय बैंक अकाउंट हो जाएगा डेटर, और यहां पे लिख देना 55,000, 55 का प्यार ये रहा। फिर लिखा है देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स फॉर विच 19,000 वॉज पेड। एक आउटस्टैंडिंग बिल था रिपेयर्स का, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, और आपने उसके लिए क्या करा, 19,000 पे किया, पर वो हमारी बैलेंस शीट में तो दे नहीं रखी है लाइबिलिटी, ये आउटस्टैंडिंग बिल की जो लाइबिलिटी है बैलेंस शीट में नहीं दे रखी, दैट मींस इट्स अ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। फर्क नहीं पड़ता, पे करना पड़ रहा है ना, तो टू बैंक करो, टू बैंक, और ब्रैकेट में लिख देना आउटस्टैंडिंग बिल, कितना रुपए, 19,000 रुपीज। बोलो जी बोलो, समझ में आया, आई होप आपको आया होगा। फिर उसके बाद ये हो गया, अब एक सेन कुछ मैं रह रहा हूं ना, अब कुछ नहीं, एक चीज बस रह रही है वो मैं आपको बताता हूं, इसके लिए एक नोट भी लिखवाऊंगा। आप एक बात बताना, अगर मान लेते हैं यहां पे सारी चीजों के लिए कुछ ना कुछ दे रखा है कि कितने की कौन सी चीज बिकी है, सब बता रखा है, एक चीज के बारे में कुछ बात नहीं की गई है, क्रेडिटर्स के बारे में जो 45,000 के थे, कि उन क्रेडिटर्स को हमने कुछ पे किया नहीं किया, कितना पे किया, कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि फर्म बिना उन्हें पे किए बच जाएगी क्या, मतलब पार्टनर्स के अपने घर लेके पैसे जा सकते हैं विदाउट पेइंग द लाइबिलिटी, ऑफ कोर्स नॉट। यानी कि अगर क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर्स या कोई भी अदर लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स या फिर बाकी लाइबिलिटीज यानी कि जैसे ये देखो ये जितनी लाइबिलिटीज हैं, इनमें से किसी भी लाइबिलिटी को अगर ये नहीं दे रखा कि कितना पे किया है कितना पे नहीं किया है, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा, वी विल एज्यूम इन द क्वेश्चन कि हमने इनको पे किया है
और बुक वैल्यू पे किया है, यानी कि जितने के क्रेडिटर्स थे या जितने की वो लाइबिलिटी थी हमने उन्हें वो अमाउंट पे किया है। मैं आपको एक बार नोट लिखवा देता हूं, ये लो, आप पॉज कर लेना और इसे नोट को लिख लेना। ये देखो, ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि लाइबिलिटी को कितना पे किया है, कोई पॉइंट ही नहीं उससे रिलेटेड, तो हम अज्यूम करेंगे कि बुक वैल्यू पे किया होगा। अब पे किया होगा तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। अब ब्रैकेट में लिख देना जिस भी लाइबिलिटी का नाम है वो। क्या बात समझ आ गई? आई गेस समझ आ गई होगी। तो देखना जरा, टू बैंक बुक वैल्यू पे कर रहे हैं किसको? क्रेडिटर्स को। कितना अमाउंट पे कर रहे हैं? 45,000 बुक वैल्यू है ना, 45,000 हम पे कर देंगे। उसके बाद यार कुछ देख भाई, सच बचा है नहीं। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब रियलाइजेशन प्रॉफिट या रियलाइजेशन लॉस निकालना है। प्लीज ये काम आप पे छोड़ रहा हूं। अगर आप आंसर निकालोगे तो मुझे एक बार नीचे आंसर बता देना, मैं आपको करेक्ट कर दूंगा कि इफ यू आर राइट और नॉट। ठीक है ना? रियलाइजेशन गेन या रियलाइजेशन प्रॉफिट या फिर रियलाइजेशन लॉस जो भी आ रहा है वो निकालने के बाद आप उसे किस रेशियो में डिवाइड कर दोगे? आप उसे 4:1 में डिवाइड करके दिखा दोगे, क्योंकि इट इज द रेशियो बिटवीन दीज पार्टनर जिनका नाम है शांति एंड सत्या। ठीक है ना? क्रेजी नेम्स। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में रियलाइजेशन अकाउंट तो बन चुका है और कुछ बनाना भी नहीं है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा रिलेटेड टू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आप प्लीज बने रहिएगा चैनल के साथ, एंड ये वीडियोस आपके लिए बहुत कमाल की होने वाली है। आपके मार्क्स, सिर्फ वीडियोस को आप फॉलो करते रहिए, 40/40 मैं दिलवाऊंगा आप लोगों को, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना? इतनी वीडियोस, इतना कंटेंट आपको दे दूंगा कि कोई नहीं रोक सकता आपको टारगेट अचीव करने से। ठीक है ना? फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।